नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आंग्ल सिख संबंध पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों का सिखों के साथ क्या संबंध था, उससे हम पहले सिखों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में पढ़ते हैं। सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है। कुल 10 सिख गुरु हुए जिनका इतिहास निम्नलिखित है। गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी। जन्म तलवंडी करतारपुर, डेरा बाबा। पिता का नाम कालूजी, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, जाति खत्री। ये जैसे जाति खत्री है ना, तो ये खत्री क्षत्रिय से निकला है। जिस प्रकार क्षत्रिय होते हैं ना, वैसे ये खत्री जो यहाँ अपने हिंदू समाज में जो राजपूत होते हैं उनको क्षत्रिय कहते हैं, वैसे ही ये जो खत्री लगाते हैं ना वो क्षत्रियों में से निकले गए हैं। उपाधि थी हजरत रब्बुल मजीज। सिखों के पहले गुरु नानक थे। गुरु नानक थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया, इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने। अंगद 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी। ये गुरु नानक के शिष्य एवं जाति से खत्री थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी अंगद को माना जाता है। अमरदास 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की। यहाँ पर इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण कराया, जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि इसका पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता है। गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की और हर गद्दी में एक एक महंत की नियुक्ति की। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइंदवाल गया था। अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ जमीन दी। अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रामदास 1574 से ईस्वी से 1581 ईस्वी। ये अकबर के समकालीन तथा अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। इस जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। इन्होंने नगर निर्माण में धन की आवश्यकता के कारण अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा। इन अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था। रामदास के अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। अर्जुन देव 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषपुर नामक तालाब निर्मित करवाए। अमृतसर तालाब के मध्य 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। इसकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत मियाँ मीर द्वारा रखी गई। अर्जुन देव ने तरन तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। 1595 ईस्वी में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। इन्होंने नगर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मसनद और मेउरा कहे जाते थे। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े तथा शस्त्र प्राप्त किए। इन्होंने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी
अपने पिता की जुर्माने की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। इन्होंने कश्मीर में किरतपुर नामक नगर बसाया। 1645 ईस्वी में किरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई। गुरु हर्राय 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी, इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। इनके समय में ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। सामूगढ़ की पराजय के बाद दारा सिकोह इनसे मिला था। इससे नाराज होकर औरंगजेब राय को दिल्ली बुलाया। ये स्वयं नहीं गए तथा अपने बेटे रामराय को भेजा। रामराय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिसे औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन रामराय के कार्यों से गुरु हरराय नाराज हो गए और उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बना दिया। हरकिशन 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी, इनका अपने बड़े भाई रामराय से विवाद हो गया। रामराय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर ली। इनके अनुयायी रामराय के नाम से जाने जाते हैं। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन की चेचक से मृत्यु हो गई। तेग बहादुर 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी, ये हरगोविंद के पुत्र थे। इनके समय में उत्तराधिकार के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया। इन्होंने अपना स्थान अमृतसर की जगह मखोवाली में बनाया। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। 5 दिन की यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी गई। गोविंद सिंह 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी, ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने मखोवल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। गोविंद सिंह की 2 पत्नियों सुंदरी व जीतू से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अजित सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गोविंद सिंह को सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए ये सिरमौर पहुँचे। इन्हें पहाड़ी क्षेत्र बहुत पसंद आया और इन्होंने पावंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना की। पावंटा में ही गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अर्थात सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने पावंटा में की। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। इनकी एक अन्य पुस्तक का नाम चंदी दीवर है। श्रीनगर के शासक फतेह शाह ने इनके बढ़ते प्रभाव के कारण पहाड़ी प्रमुखों के साथ बघनी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे। इस युद्ध के बाद गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनवाने का आदेश दिए। ये चारों किले आनंदपुर एवं किरतपुर के मध्य स्थित है। आनंदगढ़, केसगढ़, लोहागढ़ एवं फतेहगढ़। इन किलों का निर्माण 1688 ईस्वी से 1690 ईस्वी के बीच किया गया। मुगलों की सेना ने आलिफ खां के नेतृत्व में पहाड़ी राज्यों पर 1690 ईस्वी में आक्रमण किया। केहलपुर के शासक भीमचंद्र ने गोविंद सिंह से सहायता की प्रार्थना की। फलस्वरूप नादौन का युद्ध हुआ। नादौन का युद्ध, इस युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह ने मुगल सेना का मुकाबला किया। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे। फिर खालसा पंथ की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ शुद्ध या विशेष है। बैसाखी के अवसर पर इन्होंने अपने सभी अनुयायियों को केसगढ़ बुलाया। यहाँ बड़े नाटकीय ढंग से इन्होंने अपने अनुयायियों की परीक्षा ली, जिनमें जीवन बलिदान करने के लिए 5 लोग आए। लाहौर का दयाराम खत्री, दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिपा, जगन्नाथ का हिम्मत बीवर और बिदर का नाई साहब चंद्र। इन्हें पंच प्यारे कहा गया है। यहीं से सिख पुरुष अनुयायी अपने नाम के आगे सिंह तथा महिलाएं अपने नाम के आगे कोर लगाना शुरू की। उन्होंने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं धारण करने को कहा: केस, कंगा, कच्चा कड़ा और कृपाण। गोविंद सिंह ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की। आनंदपुर का प्रथम युद्ध, इस युद्ध में औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद ने 1701 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण किया, परंतु पहाड़ी सेना पराजित हुई। पहाड़ी सेना की सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने सेना भेजी। फलस्वरूप आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी। इस युद्ध में गोविंद सिंह के 2 बेटे
जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा गोविंद सिंह की मां बंदी बना ली गई, परंतु गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ भागने में सफल रहे। बंदी बनाकर तीनों को सरहिंद लाया गया तथा इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया। मना करने पर जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह को 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। इस घटना को देखकर ही गोविंद सिंह की मां की भी मृत्यु हो गई। चकमोर का युद्ध 1705 ईस्वी। यह युद्ध गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में गोविंद सिंह के शेष दो बेटे अजीत सिंह और तथा जुझार सिंह मारे गए। गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ भाग गए। खिदराना का युद्ध 1705 ईस्वी। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे तथा मुगल सेना वापस लौट गई। इन युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गया। गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया, इसलिए इसे दसम पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। नांदेड़ नामक स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान अजीम खान द्वारा गोविंद सिंह को घायल कर दिया गया, लेकिन अजीम खान को गोविंद सिंह ने मार डाला। मरने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने दो बातें निश्चित की। गुरु गद्दी समाप्त कर दी। जहाँ भी गुरु को मानने वाले 5 लोग उपस्थित होंगे, वहीं गुरु उपस्थित हो जाएंगे। गुरुवाणी ही गुरु के शब्द हैं। गोविंद सिंह ने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने को कहा तथा एक बड़ी शिष्य मंडली के साथ उसे पंजाब में भेजा। बंदा बहादुर 1708 से 1716 ईस्वी। यह जम्मू का रहने वाला था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बाद में इसका नाम माधवदास रखा गया। बैराग ग्रहण करने के कारण इसे माधवदास बैरागी कहा गया। इसकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से आंध्र प्रदेश में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई। गुरु से प्रभावित होकर इसने अपने आप को गुरु का बंदा कहा। इस सब कहा, तब से इसका नाम बंदा बहादुर पड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने इसका एक नया नाम गुरु बख्श सिंह रखा। यह सिखों का पहला राजनीतिक नेता था। इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की और जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किए उनसे बदला लेना प्रारंभ किया। इसने अपने अभियान की शुरुआत सोनीपत से की। इसने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को पराजित किया और मार डाला तथा सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। वहां मुगल अधिकारियों को हटाकर सिख अधिकारियों की नियुक्ति की। इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मोहर बनवाई। 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के पास युद्ध चल रहा था, वहीं पर इसे घेर लिया गया। 8 महीने के घेरे के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। फर्रुख शेर के शासनकाल में इसे दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया गया। अब सिख नेतृत्व विहीन हो गए। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में सरबत खालसा एवं गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन हुआ। वर्ष में 2 बार बैसाखी तथा दिवाली के दिन सिख समुदाय के लोग इकट्ठे होते थे तथा निर्णय लेते थे। इकट्ठे होने को सरबत खालसा जबकि निर्णय को गुरुमत्ता कहा गया। धीरे धीरे सिखों ने छोटे छोटे संगठन बना लिए। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में ये सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए। 1753 ईस्वी में दल खालसा संगठन ने राखी प्रथा का प्रचलन किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। राखी प्रथा में प्रत्येक गांव से वहां की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। उस गांव की सुरक्षा का भार भी लिया जाता था। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे शक्तिहीन हो गए तथा मुगल साम्राज्य भी कमजोर हो गया। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात सिखों के सर्वाधिक गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारंभ हुआ। इस अवधि में सिखों ने अफगान आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। 1764 ईस्वी में सिख अमृतसर में एकत्रित होकर तेग तथा फतेह लेक युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए, जो पंजाब में सिख संप्रभुता की प्रथम उद्घोषणा थी। 1763 ईस्वी से 1773 ईस्वी के बीच पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्य की स्थापना हुई। ये राज्य मिसल कहलाते थे। इस समय पंजाब में 12 मिसलें कार्य कर रही थी, जो निम्नलिखित थी। बंगी मिसल नंबर 1 है बंगी मिसल, दूसरा निशानिया मिसल, तीसरा रामगढ़िया मिसल, चौथा है नक्कई मिसल।
पांचवा है एहलुवालिया मिसल, छठा है कन्हैया मिसल, सातवां है करोड़ा सिंधिया मिसल, आठवीं है सुकर चकिया मिसल, नौवां है दल्ले हवाला मिसल, 10वां है फिजलपुरिया मिसल, 11वां है फुलकिया मिसल और 12वां है धनई मिसल। इनमें से 5 शक्तिशाली मिसलें थी: भंगी मिसल, एहलुवालिया मिसल, सुकर चेकिया मिसल, कन्हैया तथा नकई। इसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली थी। इसका अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों पर अधिकार था, जबकि सुकर चकिया मिसल के प्रमुख रणजीत सिंह थे। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से अपना मेन टॉपिक शुरू होता है, रणजीत सिंह का अंग्रेजों के साथ संबंध। रणजीत सिंह 1792 ईस्वी से 1839 ईस्वी। 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। 1792 ईस्वी में महासिंह की मृत्यु हो गई और 12 वर्ष की उम्र में ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। 1796 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु उसे आंतरिक विद्रोह के कारण अफगानिस्तान लौटना पड़ा। 1797 ईस्वी में जमान शाह ने सिखों पर पुनः आक्रमण किया। रणजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में भारी नुकसान पहुंचाया और लाहौर तक उसका पीछा किया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चिनाब में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने इन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिशन से छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उसके अधीन हो गई। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों से पराजित होकर जसवंत राव होलकर पंजाब आया। चंद्र लेक इसका पीछा करता हुआ व्यास नदी तक आया और रणजीत सिंह से होलकर को शरण देने को कहा। इस पर विचार विमर्श करने के लिए तख्त खालसा को आयोजित किया गया और इस बात के लिए गुरुमत लिया गया कि होलकर के साथ क्या बर्ताव किया जाए। राजनीतिक मामलों के लिए यह आखिरी गुरुमता हुआ। उसके बाद गुरुमत का क्षेत्र सामाजिक एवं धार्मिक मामलों तक ही सीमित रहा। 1806 ईस्वी में लेक और रणजीत सिंह के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे। अंग्रेज पंजाब से अपनी फौज हटाए। रणजीत सिंह के मित्रवत रहने की स्थिति में अंग्रेज उनके क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। रणजीत सिंह सभी सिखों के नेता बनना चाहते थे, इसलिए पटियाला, नाभा और जिंद की ओर आक्रमण करना शुरू कर दिया और सफलता भी पाई। इस बीच लॉर्ड मिंटो ने देखते हुए कि फ्रांस और रूस एक संधि में बन चुके हैं और भारत की ओर आ सकते हैं, चार्ल्स मेटकाप को रणजीत सिंह के पास भेजा। मेटकाप रणजीत सिंह की पहली शर्त की अफगान आक्रमण के समय अंग्रेज महाराजा का साथ देंगे और दूसरी शर्त पंजाब के मालवा क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार हो के न मानने के कारण वार्ता टूट गई। रणजीत सिंह ने मालवा की तरफ अभियान किया, तभी अंग्रेजों ने लुधियाना में ऑक्टर लोनी को एक अंग्रेजी सेना के साथ भेज दिया, जिससे रणजीत सिंह भयभीत होकर एक अपमानजनक संधि करने को बाध्य हो गया, जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। इस संधि पर मेटकाप और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी: सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई, लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण नहीं कर सके, सतलज के पूर्व के राज्य अंग्रेजों के पास चले गए। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1813 ईस्वी में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। उसी ने कोहिनूर हीरा भी इन्हें प्रदान किया। 1818 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान विजय। 1819 ईस्वी में दीवान चंद्र मिश्र के नेतृत्व में एक सेना कश्मीर गई, जिसने अब्दाली के उत्तराधिकारियों द्वारा नियुक्त गवर्नर जबार खां को अपदस्थ कर यहाँ रणजीत सिंह की सत्ता स्थापित की। 1820-21 ईस्वी में इन्होंने गाजी खां, डेरा इस्माइल खान तथा लेह को जीत लिया। 1834 ईस्वी में पेशावर को सिख राज्य का अंग बना लिया गया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1831 ईस्वी में रणजीत सिंह से रोपड़ में मिला। यहाँ रणजीत सिंह सिंध के बंटवारे के संबंध में उससे बात करना चाहते थे, लेकिन बेंटिंग ने बात करने से मना कर दिया। जब रणजीत सिंह ने
सामरिक महत्व के क्षेत्र शिकारपुर, जिसे खुरासन का द्वार समझा जाता था, पर अधिकार कर लिया। तब अंग्रेजों ने उन्हें शिकारपुर छोड़ देने को कहा। सिख सैनिक लड़ना चाहते थे, लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की बात मान ली। 1835 ईस्वी में लाहौर से 40 किलोमीटर दूर फिरोजपुर, जो कभी अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच झगड़े का कारण था, को अंग्रेजों ने जीत लिया। 1838 ईस्वी में वहां एक फौजी छावनी बना दी गई। यह अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल इसलिए था क्योंकि यहां से दरबार की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित किया जा सकता था। अफगानिस्तान के अमीर शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह अफगानिस्तान का अमीर बनाने हेतु लॉर्ड ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य 1838 ईस्वी में एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसी बीच 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह का प्रशासन देख लीजिए अब। रणजीत सिंह एक निरंकुश शासक होते हुए भी खालसा के नाम से प्रशासन संचालित करता था। उसकी सरकार को खालसा सरकार कहा गया। उसने गुरुमत को प्रोत्साहन नहीं दिया तथा डोगरा सरदारों और मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इस राज्य के प्रशासन को 5 मंत्री सहयोग करते थे। मुख्यमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस पद पर राजा के अति विश्वास पात्र लोग कार्य करते थे, जैसे राजा ध्यान सिंह। दूसरा महत्वपूर्ण पद विदेश मंत्री का था, जिस पर फकीर अजीजुद्दीन को नियुक्त किया गया था। कूटनीतिक कार्यों में इनका विशेष महत्व था। रणजीत सिंह की सेना के सेनापतित्व का कार्य रक्षा मंत्री द्वारा किया जाता था। दीवान मोहकम चंद्र, दीवान चंद्र मिश्र और हरि सिंह नलवा इस पद पर कार्य कर चुके थे। भगवान दास अर्थ मंत्री का कार्य देखता था। सदर डोडी का पद भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस पर कार्य करने वाला अधिकारी राजा के निकट संपर्क में रहता था। पंजाब के डोगरे सामंतों में 3 भाई ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेता सिंह तथा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह का प्रशासन में विशेष स्थान था। एक के बाद एक 3 भाइयों को राजा की उपाधि दी गई। केंद्र में 12 प्रशासकीय विभाग थे, जिनमें 4 अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जो निम्नलिखित है। दफ्तर ए आबवाव उल माल, इसमें भू राजस्व में अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता था। दूसरा दफ्तर है तोहीजात, यह विभाग राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था करवाता था। तीसरा दफ्तर है मवाजाब, यह विभाग सैनिक एवं सैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब रखता था। चौथा है दफ्तर है रोजनामचा खर्च, यह राजा के प्रतिदिन के व्यय का विवरण रखता था। प्रांतीय प्रशासन, सिख राज्य प्रांतों में बटा था, जिसे सूबा कहा जाता था। कुल 4 सूबे प्रमुख थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर एवं पेशावर। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी नाजिम कहलाता था। इसे सैनिक तथा असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक सूबे परगने में बटे हुए थे। यहाँ का प्रमुख कारदार होता था। यह शांति व्यवस्था के अलावा राजस्व भी एकत्रित करता था। परगने तालुकों में विभक्त थे। प्रत्येक तालुके में 50 से 100 मौजे यानी गांव होते थे, जो एक तालुकेदार के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा या गांव होती थी, जहां पर पंचायत प्रशासनिक कार्य देखती थी। भू राजस्व व्यवस्था, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। राज्य की वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ रुपए थी। जिसमें 2 करोड़ रुपए भू राजस्व से प्राप्त होते थे। भू राजस्व उपज का 33% से 40% के मध्य लिया जाता था। प्रारंभ में राजस्व बटाई प्रथा पर आधारित था, जो 1823 ईस्वी तक चलता रहा। इसमें कर वस्तु के रूप में लिया जाता था। दूसरी कनकुत व्यवस्था 1823 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक चलती रही। इसमें कर वसूली उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। तीसरी प्रणाली नीलामी योजना थी। इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले को दे दिया जाता था। सैन्य प्रशासन, रणजीत सिंह ने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया। उनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमृतसर की संधि के बाद उन्होंने अच्छी फौज की आवश्यकता को समझा था। रणजीत सिंह की सेना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फौज खास, नंबर 1 है फौज खास या फौज आइन अर्थात नियमित सेना,
और दूसरा फौज है बेकवायद अर्थात अनियमित सेना। नंबर 1 है फौज ए खास। फौज ए खास में घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाने में विभक्त थे। घुड़सवार नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण हेतु 1822 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया। लेकिन घुड़सवार परेड घराना की दृष्टि से देखते थे और प्रशिक्षण को रक्स ए लुलुआ नर्तकी की चाल के नाम से पुकारते थे। लॉर्ड ऑकलैंड 1838 ईस्वी में पंजाब का दौरा करते समय रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर कहा था कि संसार की सबसे सुंदर फौज है। पैदल सेना इटालियन सेनापति बंतूरा को पैदल सेना के प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया था। इसने सैनिकों को फ्रांसीसी भाषा एवं ड्रम की धुन में से प्रशिक्षित करने का सफल प्रयास किया था। प्रत्येक सैनिक को निर्धारित ड्रेस पहननी होती थी, लाल कमीज, नीला पजामा एवं काले चमड़े की पेटियां। तोपखानों को समुचित विकास हेतु 1810 ईस्वी में दारोगा ए तोपखाना नियुक्त किया गया। रणजीत सिंह का तोपखाना 4 भागों में विभाग था। तोपखाना ए पीली, तोपखाना ए एसपी, तोपखाना ए जम्बूरक, तोपखाना ए गवी। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके पास 122 बड़ी तोपें एवं 190 मध्य स्तरीय तोपें थी। तोपखाने को प्रारंभ में फ्रांसीसी जनरल कोर्ट एवं बाद में कर्नल गार्डनर ने संकित किया था। लेना सिंह ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया था। दूसरा है फौज ए बेकवायत यानी अनियमित सेना। इस सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार होते थे। इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो घुड़चड्डा खास यानी घुड़चड्डों को अपने घोड़े तथा अस्त्र लाने होते थे, जिन्हें राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। दूसरे होते थे मिसलदार। ये वे सरदार थे जिनका राज्य रणजीत सिंह ने हस्तगत कर लिया था, किंतु उन्हें अपने अनुयायियों सहित सेना में सम्मिलित कर लिया था। इन्हें पहले जागीर दी गई, बाद में नगद वेतन दिया जाता था। यानी कि दूसरे थे उसको मिसलदार कहते थे। इसमें थोड़ा साफ नहीं है, माफ कीजिएगा। फिर न्याय प्रशासन। उस समय लिखित संविधान या कानून का अभाव दिखाई पड़ता है। रणजीत सिंह ने धर्मनिरपेक्ष न्याय व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति के लोगों को अपनी परंपरा के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार था। ग्रामों के विवादों का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता था। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय नाजिम का होता था। यह अपीलीय न्यायालय था जो कारदार के फैसलों की अपील सुनता था। राजधानी लाहौर में अदालत उल आला थी। इसमें उच्च न्यायाधिकारी निर्णय दिया करते थे। अदालत उल आला की अपील महाराजा के दरबार में की जाती थी। अधिकतर दंड आर्थिक होते थे। अंग भंग एवं मृत्युदंड भी दिया जाता था। मृत्युदंड केवल राजा दे सकता था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। रणजीत सिंह के बाद पंजाब की स्थिति। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र खड़क सिंह बना। खड़क सिंह के प्रशासन में इसके वजीर ध्यान सिंह का प्रमुख हाथ था। 1840 ईस्वी में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई और उसी वर्ष एक और पुत्र नौनिहाल सिंह यानी पुत्रों में सबसे योग्य की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद खड़क सिंह की विधवा चांदकौर और रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह में संघर्ष हुआ। खालसा सेना के सहयोग से चांदकौर का वध कर दिया गया। इसके बाद 1840 ईस्वी में शेर सिंह राजा बना। चांदकौर के समर्थक अजीत सिंह ने 1843 ईस्वी में शेर सिंह की हत्या कर दी और इस प्रकार रानी जिंदन की संरक्षिता में दिलीप सिंह 1843 ईस्वी में राजा बने। इस समय खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो गई थी। इस कारण लाहौर दरबार उससे डरने लगा। अतः सेना को नियंत्रित करना जिंदन व लाल सिंह का लक्ष्य हो गया और ये सोचकर कि क्षेत्र विस्तार हो जाने पर ये लोग राजनीति में दखल छोड़ देंगे और यदि ऐसा न हुआ तो ये कमजोर हो जाएंगे। सिख सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में झोंक दिया।
अब वेरी इंपॉर्टेंट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मेजर ब्रांडफुट ने सिख सेना के लाल सिंह व तेजा सिंह को अंग्रेजों के प्रति उकसाया। खालसा ने सिख सेना को आक्रमण की अनुमति दे दी। इस प्रकार अंग्रेजों और सिख सेना के बीच लगातार 4 लड़ाइयां हुई। ये 4 लड़ाइयां थी मुदकी 1845 ईस्वी, दूसरी फिरोज शाह 21 दिसंबर 1845 ईस्वी, तीसरी थी बद्दोवाल और चौथी थी अलीवाल 28 जनवरी 1846 ईस्वी। ऐसी हुई जो निर्णायक नहीं थी। केवल 5वीं सब्राओं की लड़ाई 10 फरवरी 1846 ईस्वी निर्णायक सिद्ध हुई। इन युद्धों में सिखों की पराजय का मुख्य कारण लाल सिंह एवं तेजा सिंह का विश्वासघात था। सिखों की पूर्णतया हार हुई। अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर 20 फरवरी 1846 ईस्वी को अधिकार कर लिया। 9 मार्च 1846 ईस्वी को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। महाराजा ने, जिसमें नंबर 1 है, महाराजा ने सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। नंबर 2 है, महाराजा ने सतलज और व्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों पर से अपना अधिकार पूर्णतया छोड़ दिया। इन पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। सिखों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध के दंड के रूप में देने पड़े, जिसमें से उन्होंने 50 लाख रुपए अपने कोष में से दिए और शेष के बदले व्यास और सिंध नदियों के बीच के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें कश्मीर और हजारा के प्रांत भी सम्मिलित थे, अंग्रेजों को सौंप दिए। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को भेज दिया। सिख सैनिकों की संख्या 12 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक 12,000 घुड़सवार और 20 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया। रानी जिंदन उनकी संरक्षिका और लाल सिंह उसके वजीर स्वीकार किए गए। नंबर 6 है, लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। उसने पंजाब के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। 7वां है, राजा को किसी यूरोपीय अथवा अमेरिकन व्यक्ति को अपनी सेवा में कंपनी की अनुमति के बिना रखने की आज्ञा नहीं थी। अंग्रेजी सेना को सिख राज्य में से गुजरने की खुली अनुमति थी। 2 दिन पश्चात अर्थात 11 मार्च को एक पूरक संधि की गई। इसके अनुसार वजीर लाल सिंह इत्यादि के अनुरोध पर अंग्रेजी सेना 1846 ईस्वी के अंत तक लाहौर में बनी रहेगी, ताकि वे लाहौर वासियों और महाराजा की रक्षा करती रहे। सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह को बेचना पसंद नहीं आया, इसलिए लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिया गया और दिलीप सिंह से पुणे भैरोवाल की संधि की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। जिंदन की संरक्षिकता को समाप्त कर उसे 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्यों के लिए नियुक्त की गई। लाहौर में एक स्थायी अंग्रेजी फौज का रहना स्वीकृत किया गया, जिसका खर्च 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिलीप सिंह को देने थे। यह व्यवस्था दिलीप सिंह के वयस्क होने तक चलनी थी, लेकिन इससे पहले ही डलहौजी के समय में सिख और अंग्रेज आमने सामने हो गए। इसका परिणाम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी। प्रथम युद्ध में पराजय के बाद सिख सेना खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। सिख डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के विरोधी थे। रानी जिंदन के साथ अंग्रेजों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। भैरोवाल की संधि के अनुसार उसे 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाना था, जिसे घटाकर 48,000 रुपये वार्षिक कर निश्चित किया गया। यही नहीं, उनके बहुत से आभूषण ले गए, उन पर जासूस बिठाकर शेखपुरा भेज दिया गया। मुल्तान के गवर्नर मुलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के कारण सिखों एवं जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी ने बहाना लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें कुल 3 युद्ध हुए। पहला, रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848 ईस्वी। इस युद्ध में जनरल गाप के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रावी नदी पार कर रामनगर के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा। दूसरा है चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी। चिलियावाला के स्थान पर गाप के नेतृत्व में एक और निर्णायक युद्ध लड़ा गया, परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंची। तीसरा था गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 49 ईस्वी।
गाब के स्थान पर अब सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर को सौंपा गया। उसने तोपों के युद्ध में सिक्कों को परास्त किया और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 29 मार्च 1849 महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और कुछ समय तक नारफाक में एक जमींदार की तरह रहे। बाद में वे पुनः पंजाब लौट आए और अपना धर्म स्वीकार कर लिया। दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था देखनी थी, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मेसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। इस प्रकार हमने आंग्ल पंजाब संबंध के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम आंग्ल अवध के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।